इनविजिबल कॉस्मिक कोलिजन्स का पता चलना तो ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी की बस शुरुआत है। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से साइंटिस्ट्स कई अनसुलझी पहेलियों को फिर से सुलझाने में लगे हैं, जैसे कॉस्मोस में तेज रोशनी के एक्सप्लोजन्स की वजह क्या है। ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स में होने वाला शायद सबसे ज्यादा ड्रामेटिक इवेंट है। यूनिवर्स में होने वाले चमकदार धमाके एस्ट्रोनॉमर्स को उलझा रहे हैं। बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो हमारे सन से खरबों गुना तेज चमकते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। इन लाइट्स के फ्लैशेस को गैमा रे बर्स्ट्स या फिर GRB कहा जाता है, और वो एक मिस्ट्री है क्योंकि वो खुद बहुत ही एनर्जेटिक हैं और हम बिल्कुल नहीं जानते कि उनकी वजह क्या है। कई दशकों तक ये शॉर्ट गैमा रे बर्स्ट्स एक पहेली बने रहे। इनके बारे में कई तरह की थियरीज बनी, पर सवाल ज्यों के त्यों थे। क्या ये एक सुपरनोवा है? क्या एक एलियन सिविलाइजेशन हमसे संपर्क कर रही है? हमें कुछ भी नहीं पता। अगस्त 2017 में फेमी गैमा रे टेलीस्कोप ने एक और शॉर्ट गैमा रे बर्स्ट डिटेक्ट किया, पर यह थोड़ा अलग था। हमसे 130 अरब लाइट ईयर्स दूर एक गैमा रे बर्स्ट हुआ और उससे स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक रिपल हुआ जिसे लाइगो ने डिटेक्ट किया। ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से अब हमें यूनिवर्स के सबसे चमकदार एक्सप्लोजन्स में से एक का जवाब मिल गया। लाइगो के डेटा से यह पता चला कि उसकी वजह दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स थे जो बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ स्पाइरल होकर टकराने वाले थे। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव डेटा के मुताबिक दोनों ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स होने के लिए बहुत छोटे थे, मतलब वो ब्लैक होल नहीं कुछ और थे। वो ब्लैक होल्स नहीं बल्कि कोलैप्स्ड स्टार्स के बेहद डेंस कोर्स थे, जिनका नाम है न्यूट्रॉन स्टार्स। एक न्यूट्रॉन स्टार तब बनता है जब एक मैसिव स्टार खुद में कोलैप्स हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डेंस होता है क्योंकि वो असल में कोर का मास होता है, जिसे बहुत छोटे रेडियस में कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है। जब डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे के पास स्पाइरल होते हैं, तब ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक वो टकरा नहीं जाते, जिसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स का एक बहुत बड़ा बर्स्ट रिलीज होता है। ये ब्लैक होल्स नहीं है, इसीलिए लाइट बाहर निकल सकती है, और अगर दो चीजों को बहुत तेज स्पीड से आपस में टकराया जाए तो उससे बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी निकलती है। ये वो एनर्जी है जो इनविजिबल ग्रेविटेशनल वेव्स भी हैं और विजिबल लाइट भी। क्या ये लाइट रहस्यमयी और बेहद ताकतवर गैमा रे बर्स्ट हो सकती है? ये कोलाइडिंग डेड स्टार्स गैमा रे बर्स्ट से किस तरह रिलेटेड हैं, जो कि असल में यूनिवर्स में होने वाले सबसे एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो गैस पार्टिकल्स और डस्ट को कैद कर लेती हैं। एक कोलिजन में ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड्स ट्विस्ट होने लगती हैं, जिससे इनके अंदर की एनर्जी बढ़ती जाती है। मैटर के कई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इन तेजी से स्पिन होती हुई मैग्नेटिक फील्ड्स में फंस जाते हैं। वो इतनी तेजी से घूमने लगते हैं कि कुछ वक्त के बाद वो लाइट की स्पीड से एक बीम के रूप में बाहर शूट आउट होते हैं। ये बीम एक गैमा रे बर्स्ट होती है, पर उसे हमेशा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर बीम सीधा आपकी तरफ आ रही होती है, तब आपको ये हाई एनर्जी इवेंट यानी गैमा रे बर्स्ट दिखेगा। अगर ये हमारी तरफ नहीं आई तो हम उसे मिस कर देंगे। खुशकिस्मती से ग्रेविटेशनल वेव्स इस काम में हमारी मदद कर सकती हैं। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से ये सबूत है कि दो ऑब्जेक्ट्स के टकराव को ऐसे हाई एनर्जी इवेंट्स यानी गैमा रे बर्स्ट से रिलेट किया जा सकता है। गैमा रे बर्स्ट के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को संदेह था
कि मर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ जाते हैं जो इतना मैसिव होता है कि खुद में ही कोलैप्स हो जाता है, एक ब्लैक होल। पर ग्रेविटेशनल वेव डेटा में लाइगो साइंटिस्ट्स को एक और छुपा हुआ सिग्नल मिला, ग्रेविटेशनल वेव्स की एक अनोखी पल्स जो कोलिजन के ठीक बाद रिलीज हुई थी। इस इवेंट से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नेचर से पता चलता है कि इन न्यूट्रॉन स्टार ने अपने पीछे एक ब्लैक होल तो नहीं छोड़ा है, बल्कि वो एक साथ मर्ज होकर एक बड़ा न्यूट्रॉन स्टार बन गए जो तेजी से स्पिन हो रहा था और जिसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी, और उन्होंने मिलकर एक मैग्नेटार को जन्म दिया। एक मैग्नेटार इस पूरे यूनिवर्स की सबसे शानदार चीजों में से एक है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास सन से कई गुना ज्यादा है। अब उसे मैनहट्टन जैसे एरिया से भी कम साइज में कंप्रेस कर लें और उसके बाद हजारों रेवोल्यूशंस पर मिनट पर रोटेट कर रहे हैं और उससे यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस स्टार की मैग्नेटिक फील्ड्स में एटम्स को पेंसिल जितना स्ट्रेच करने की ताकत है। अगर आप इस स्टार के करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में गए तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। ग्रेविटेशनल वेव से हमें कोलिजन की वजह समझने का मौका मिलता है और साथ में यह भी कि इस कोलिजन के बाद आखिर इसमें क्या हुआ होगा। गामा रे बर्स्ट के बाद हमें एक अजीब रेड क्लाउड दिखा जो एक हेवी एलिमेंट के बनने का सबूत था। पहले कोलिजन के बाद थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ जा रहा था, पर फिर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स इस मटेरियल से टकराए और उस पर हेवियर एलिमेंट्स एक के बाद एक बनने लगे। हमें गोल्ड दिखा, हमें पोटेशियम दिखा और हमने अपनी आंखों के सामने प्लूटोनियम बनते हुए देखा। यह बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन से बहुत बड़ी क्वांटिटीज में हेवी एलिमेंट्स बने। उसमें इतना गोल्ड और प्लैटिनम था जो अर्थ के मास के 10 गुना से ज्यादा था, जिससे एक पहेली सुलझ गई। हम जानते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कुछ हेवी एलिमेंट्स बने होंगे, पर हमने सुपरनोवा के बारे में अब तक जितना जाना है वो ये है कि वो अक्सर नहीं होते और इससे वो पूरे यूनिवर्स में ये हेवी एलिमेंट्स बना सकते हैं। हमें जवाब मिल गया। आप अपनी वेडिंग रिंग के लिए जो गोल्ड चाहते हैं, आपकी ज्वेलरी में जो गोल्ड होता है, वो गोल्ड अर्थ पर बनने से पहले एक भयानक कोलिजन में बनाया गया होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स और टेलीस्कोप्स के कॉम्बिनेशन से यह साबित हो गया कि न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स प्रेशियस मेटल्स बनाते हैं और उनसे सुपर ब्राइट गामा रे बर्स्ट्स होते हैं। जब आप ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल और एक लाइट सिग्नल को मेजर करते हैं, जैसे कि गामा रे बर्स्ट, तब आपको कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसेस को सॉल्व करने का एक नया तरीका मिल जाता है। ये वैसा है जैसे कोई म्यूजिक वीडियो म्यूट करके देख रहे हो और फिर जब अचानक से वॉल्यूम ऑन करें तो वो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कॉस्मोस के साउंड से सिर्फ कोलिजन्स का पता नहीं चलता। असल में हम ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से कॉस्मोस के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स को जानने का एक नया तरीका है। उनसे अनजाने कॉस्मिक इवेंट्स का पता चलता है और उसकी तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है। हर बार यूनिवर्स को जानने का एक नया तरीका खोज पाना अच्छी बात ही होती है, और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाना एक ऐसा तरीका है जिससे कि हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स फिजिक्स के सबसे बड़े सवालों को सुलझा सकते हैं, जैसे ग्रेविटी की स्पीड क्या है और
क्या वो यूनिवर्स की स्पीड से ट्रैवल करती है? हम साइंस में शुरुआत में ही एक चीज जान जाते हैं कि यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट होती है जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। तो अगर सन गायब हो जाए तो हम अचानक से अंधेरे में नहीं डूब जाएंगे, पर उसकी ग्रेविटी की कमी को हम कितनी जल्दी महसूस करेंगे? जो चीज हम सबसे पहले नोटिस करेंगे वो होगी कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल लगेगा, पर फिर सब अजीब लगेगा। तो अर्थ को उसके ऑर्बिट पर रखने के लिए कोई फोर्स नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल करते हुए स्पेस में चली जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक हमारा आसमान अंधेरे में डूब जाएगा और अर्थ डीप स्पेस की तरफ चली जाएगी। ये उनकी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस है, जिसे अब भी हमारे यूनिवर्स की कंप्लीट थ्योरी माना जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही कमाल की थ्योरी है। ये हमारे लिए कई चीजें एक्सप्लेन करती हैं, जैसे ग्रेविटी। पर जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो कई रहस्य सामने आ जाते हैं, कई चीजें जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जिनमें सबसे ऊपर है हमारे यूनिवर्स के एक्सपैंड होने का रहस्य। कुछ बाहर की तरफ पुश हो रहा है जो इस एक्सपेंशन के रेट को लगातार बढ़ाता जा रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे डार्क एनर्जी का नाम दिया है। यह हमारे यूनिवर्स की एनर्जी का 70% है। आइंस्टाइन के यूनिवर्स के मॉडल्स को चलने के लिए डार्क एनर्जी चाहिए, पर हमें नहीं पता वो क्या है। डार्क एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए, और वो उस चीज का एग्जाम्पल है जो हमारी समझ के परे है। इसलिए लोग बेहतर थियरीज की तलाश कर रहे हैं, वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी जैसी हैं पर उससे थोड़ी अलग हैं और उन चीजों को समझाती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। डार्क एनर्जी को नई थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से समझा जा सकता है, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट से अलग है। कुछ अलग और नई नॉन आइंस्टाइनियन थियरीज भी हैं जो स्पेस का स्ट्रक्चर बताती हैं, जिनमें डार्क एनर्जी की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर ग्रेविटी स्पेस टाइम के थ्रू लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करती तो आपको ऐसे मॉडल्स मिलेंगे जिनमें डार्क एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये इस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल और बहुत ही कमाल का और साथ ही क्लीन सॉल्यूशन है। आइंस्टाइन और डार्क एनर्जी की थ्योरी को हटाने के लिए लाइट और ग्रेविटी की स्पीड्स अलग अलग होनी चाहिए। हम लाइट की स्पीड तो जानते हैं, पर हम ग्रेविटी की स्पीड कैसे जाने? स्पीड ऑफ ग्रेविटी जानने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट दोनों निकलते हों। कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें लाइगो ने 2017 में डिटेक्ट किया, इस सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। उस टक्कर में रोशनी की चमक के साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकली थीं। और यूनिवर्स ने छोटा सा बदलाव किया। लाइट सिग्नल ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल के 1.7 सेकंड बाद आया। क्या इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी ज्यादा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ग्रेविटेशनल वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो क्या होता अगर उनकी ये बात गलत होती? पता है, सुनने में ये अजीब लगती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं गलत हो जाऊं। पर अगर आइंस्टाइन गलत थे तो वो एक बात है, पर अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें फिजिक्स को बदलना होगा। उससे पहले हमें न्यूट्रॉन स्टार कोलिशन साइट को ध्यान से देखना होगा। वो गैस और डस्ट से घिरा हुआ है। लाइट फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स से बनी होती है जो किसी ऑब्स्टेकल से टकराने पर बिखर जाते हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स किसी भी चीज के आर पार हो सकती हैं। वो चीजों के आर पार ऐसे होती हैं जैसे वो वहां पर है ही नहीं,
वही लाइट किसी भी चीज के सामने आ जाने पर अपनी रफ्तार को खो देगी और ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल के मुकाबले तुरंत उसके आर पार नहीं हो पाएगी। टक्कर से बने मलबे से ग्रेविटेशनल वेव्स को लाइट से आगे बढ़ने का मौका मिल गया। तो ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट असल में एक ही स्पीड से ट्रैवल करती हैं। आइंस्टाइन सही थे। इस एक इवेंट ने बाकी थियोरीज ऑफ ग्रेविटी को हटा दिया जो आइंस्टाइन की थियोरी से कंपीट कर रही थी। वो चीजें जिन पर लोग अपनी पूरी जिंदगी काम कर रहे थे वो एक ही झटके में चली गई। ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से डार्क एनर्जी ही हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। शायद डार्क एनर्जी वैसी नहीं है जैसी हमें लगती है, और हो सकता है कि आने वाले समय में या कुछ सालों में हमें इसके बारे में पता लग जाए। ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स को समझने के हमारे प्रयास में एक बहुत ही बड़ा कदम है, और इससे मेरा मतलब है हर चीज। इनसे हम स्पेस, टाइम, मैटर, डार्क एनर्जी सब समझ सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्स का बिल्कुल नया नजरिया है। अब एस्ट्रोनॉमर्स ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से दूसरी मिस्ट्री को सुलझाना चाहते हैं। जब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स टकराते हैं तब क्या होता है? हमने 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, और तब से उनसे हमें यूनिवर्स के कोलाइडिंग ब्लैक होल्स का पता चलता रहा है। लाइगो के शुरू होने से पहले हमने कभी ब्लैक होल कोलिजन्स डायरेक्टली नहीं देखे थे, पर अब अपनी ऑब्जर्वेटरीज में हम उन्हें साफ तौर पर होते हुए देख सकते हैं। हमें ग्रेविटेशनल वेव्स लाइगो एक्सपेरिमेंट में अब लगातार दिख रही हैं। और लाइगो ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल वेव्स को यूनिवर्स के बहुत छोटे पैमाने पर सुन रहा है। जब हम यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स को देखते हैं तो उनमें से छोटे वालों का वजन सन के मुकाबले 10 या 30 गुना के आसपास होगा, जबकि बड़े ब्लैक होल्स का वजन हमारे सन से 1 लाख या अरब गुना के बराबर होगा। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद रहते हैं। जब गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, तब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को भी मर्ज होना चाहिए। पर भले ही गैलेक्सीज यूनिवर्स में टकराती हैं, फिर भी दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का टकराव कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी ऑर्बिटल एनर्जी पास आने और मर्ज होने के लिए बहुत ज्यादा है। उस ऑर्बिटल एनर्जी को निकलना चाहिए, इसीलिए सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इन स्टार्स को बाहर निकाल देते हैं जो गैलेक्सीज के कोर में होते हैं। पर जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और स्टार्स नहीं बचते, तब वो दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज नहीं हो पाते। तो प्रॉब्लम यह है कि वो उस गैप को कम करके आखिर कैसे आपस में टकरा जाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्ज होने को उनके ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल से ही समझा जा सकता है। दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्ज होने से ग्रेविटेशनल वेव्स का एक ऐसा बर्स्ट हुआ होगा जो स्टेलर मास ब्लैक होल मर्जर से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल था। पर लाइगो को कानो कान खबर नहीं हुई। लाइगो से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम यह है कि उसमें टाइम का डिफरेंस बहुत है। एक वेव, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलती है, यहाँ तक आने में 10 साल लगा सकती है, बस एक वेव। कई दशकों तक एक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत है जो उतने समय तक स्टेबल रहे। अर्थक्वेक्स के वाइब्रेशंस, ट्रैफिक और मौसम की वजह से लाइगो के लिए एक वेव को 1 दशक तक सुन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ग्रेविटेशनल वेव्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल से एक और तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है, एक अनोखे डेथ स्टार के इस्तेमाल से, जिसका नाम है पल्सर। एक पल्सर एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है जो तेजी से घूमता है और उसकी एक रेडिएशन की बीम होती है जो आसमान में चौड़े सर्कल्स बनाती है, और जब वो सर्कल अर्थ के पास आ जाता है तब हमें उसका सिग्नल रिसीव होता है और हमें रेडिएशन की पल्स मिलती है।
जो पल्सार से आती है। पल्सार से यूनिवर्स की एज को जाना जा सकता है, पर ग्रेविटेशनल वेव से वो बदल सकते हैं। अगर हम ये देखें कि एक पल्सर की फ्रीक्वेंसी साल दर साल धीरे धीरे बदल रही है, तो 10 साल या उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे और पल्सर के बीच का स्पेस भी बदल गया हो? दर्जनों पल्सार्स को मॉनिटर करते हुए कियारा मिंगरेली और एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने एक गैलेक्सी साइज्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाया है, जिसका नाम है पल्सार टाइमिंग अरे। अगर आप कई सालों तक अराइवल टाइम्स में चेंजेस को देखें तो ये एक सुनामी वार्निंग सिस्टम की तरह आपको एक ग्रेविटेशनल वेव के बारे में अलर्ट करता है। 12 साल बाद टीम ने पल्सार्स की संख्या में भी यही बदलाव देखा। पल्सर्स एक दूसरे से हजारों लाइट ईयर्स की दूरी पर होते हैं। अगर इस बारे में सोचें तो ऐसा सिग्नल बनाना मुश्किल है जो सभी पल्सर्स में सेम हो। ये एक कॉमन सिग्नल होगा जो किसी ग्रेविटेशनल वेव इवेंट से आ रहा होगा। जिस सिग्नल को टीम ने डिटेक्ट किया वो बस 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के टकराने से नहीं बना। ये सबूत है कि ग्रेविटेशनल वेव्स उन सैकड़ों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के पेयर्स से बनी हैं जो मर्जिंग के अलग अलग स्टेजेस पर हैं। इन इंडिविजुअल बाइनरी सिस्टम्स को मर्ज होने में बहुत वक्त लगता है। ऐसा हो सकता है कि अगर लाखों नहीं तो हजारों सिग्नल्स एक साथ एमिट होते होंगे, सभी एक साथ। वो एक ग्रेविटेशनल बैकग्राउंड बनाते हैं जिसके पहले सिग्नल्स अब हमें दिखने शुरू हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड हमारे यूनिवर्स को फिल करता है। अगर टीम द्वारा डिटेक्ट किया गया सिग्नल कंफर्म हो जाए तो ये सबूत है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं। उसके बाद हमें यह देखना होगा कि क्या होता है। 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को मर्ज होते हुए देखना एक सपने जैसा होगा। उससे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगी और उन पर टेलीस्कोप पॉइंट करना और उनकी फिजिक्स को समझना कमाल का होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स हमें कॉस्मोस की अंदरूनी जानकारी देती हैं। वो हमारे यूनिवर्स के दूर दराज के कोनों में जाती हैं। और अब एस्ट्रोनॉमर्स ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से अतीत में देख रहे हैं। उसकी मदद से हम अपने बिग बैंग के शुरुआती पलों को देख सकते हैं। तेरह 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत हुई थी। एनर्जी का एक छोटा हिस्सा एक्सपैंड हुआ और कूल हुआ। शुरुआत में कॉस्मोस मैटर के छोटे पार्टिकल्स से बना था। वक्त के साथ वो पार्टिकल्स हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बन गए। धुंध हटी और यूनिवर्स में पहली बार रोशनी चमकी। उस लाइट को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड असल में वो डिस्टेंट लाइट है जो हम देख पाते हैं। उसे देखने पर हमें यूनिवर्स के बारे में पता चलता है कि वो बिग बैंग के 4 लाख साल बाद कैसा दिखता था। अब इन पुरानी तस्वीरों के मिलने से पहले क्या हुआ, यह एक रहस्य है। एक बड़ी थ्योरी यह है कि बिग बैंग होने के पहले सेकंड से ही यूनिवर्स बढ़ना शुरू हो गया था। साइंटिस्ट्स इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। 1 सेकंड के 1 अरब के 1 अरब के 1 अरब हिस्से में हमारा यूनिवर्स लगातार 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना, 600 गुना लगातार बढ़ता रहा। और ये बहुत बड़ी ग्रोथ कह सकते हैं। और इसी से हमारे आज के कॉस्मोस की शुरुआत हुई। इन्फ्लेशन बस एक थ्योरी है, पर इसे साबित करने का भी एक तरीका है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि कॉस्मिक एक्सपेंशन के उस छोटे से पल में इन्फ्लेशन ने ग्रेविटी को हल्का सा बदल दिया था।
वो एक वायलेंट प्रोसेस था जिसने स्पेस के शेप और फैब्रिक को बदल दिया और उसमें रिपल्स पैदा हो गए जिन्हें आज हम ग्रेविटेशनल वेव्स के तौर पर देखते हैं। साइंटिस्ट्स इन थियोरेटिकल रिपल्स को अर्ली यूनिवर्स के प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। जब ये पहली बार बनी तब ये बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक हमारा यूनिवर्स काफी बड़ा हो गया, इसलिए इन वेव्स का असर अब पहले के मुकाबले ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर हो चुका है। साइंटिस्ट्स ने इन बेहद कमजोर प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में तलाश की और 2014 में बाइसेप नाम के पर्पस बिल्ट माइक्रोवेव अरे की मदद से एक टीम ने अंटार्कटिका में एक अजीब स्वर्लिंग पैटर्न ढूंढ निकाला। जब उन्हें वो स्वर्ल्स, वो पैटर्न्स दिखाई दिए तो उन्हें लगा कि उन्होंने प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स का सिग्नेचर ढूंढ लिया है। अब ये बहुत बड़ा सबूत है कि इन्फ्लेशन वाकई में हुआ था। रिजल्ट्स कमाल के थे, पर उसमें एक समस्या थी। ये एक्साइटमेंट बस कुछ महीनों तक चली, उसके बाद उन्हें कमियां नजर आने लगी और उनकी सारी खुशी गायब हो गई। जिस सिग्नल को प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन का सबूत माना जा रहा था, वो असल में किसी और चीज का था। एंशिएंट यूनिवर्स से होते हुए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जब लाइट में ट्रैवल करती है तो उसे डस्ट से गुजरना होता है, उसके बाद डिटेक्टर्स तक पहुंचती है और ये डस्ट लाइट पर असर करती है और प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स को कॉपी भी कर सकती है। ये प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल असल में स्पेस में डस्ट के क्लाउड्स का था। मतलब बाइसेप को धूल चटा दी गई। बाइसेप तो प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्या लाइगो उससे बेहतर कर पाएगा? असल में लाइगो प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट नहीं कर सकता है। वो उन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तक को डिटेक्ट नहीं कर सकता जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। उसे एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी लो फ्रीक्वेंसी और इतने लो एम्पलीट्यूड पर होती है कि लाइगो से इन्हें डिटेक्ट करने की उम्मीद ना के बराबर ही होती है। पर साइंटिस्ट्स को उम्मीद है लीसा नाम का एक प्रोजेक्ट ये कर सकता है। अर्थ पर नहीं, उससे 3 करोड़ मील दूर स्पेस में। लीसा लाइगो की तरह पर उससे बड़ा है और स्पेस में है। लीसा या लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में एक दूसरे से करीब 15 लाख मील की दूरी पर 3 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम होगा। ग्रेविटेशनल वेव उनके थ्रू पास होगी और इस डिस्टेंस को चेंज करेगी तो वो उसे डिटेक्ट कर लेंगे। क्योंकि सैटेलाइट्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एक बहुत कम फ्रीक्वेंसी की वेव ऐसा चेंज कर सकती है। लाइगो से जो मुमकिन नहीं है वो लीसा से मुमकिन है। लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेस जैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर्स को डिटेक्ट करने के साथ लीसा प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स को भी पहचानेगा जो वक्त की शुरुआत से हैं। अगर उसने उन्हें डिटेक्ट कर लिया तब हम जान पाएंगे कि शुरुआत में यूनिवर्स कैसे इन्फ्लेट हुआ था। इन्फ्लेशन ने मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से जुड़ी लगभग हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल थियरी है। साथ ही साथ हमें यह फायदा होगा कि हम उन ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज कर पाएंगे जो उस दौरान बनी होंगी। बिग बैंग से लेकर सबसे बड़े ब्लैक होल्स तक यूनिवर्स हमसे ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए बात करता है। टेलीस्कोप्स की तरह हम ग्रेविटेशनल वेव्स से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स और ब्लैक होल मर्जर्स और अपने आसपास के यूनिवर्स के बारे में और जान सकते हैं। इनसे यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय हिस्से डार्क मैटर का भी पता चल सकता है। अगर हम समझना चाहते हैं कि डार्क मैटर क्या है तो हम ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद ले सकते हैं।
यूनिवर्स में एक इनविजिबल सब्सटेंस गैलेक्सीज को जोड़े रखता है। उसके बिना वो बिखर सकती हैं। मिल्की वे बहुत पहले टूट गई होती और मैजेलानिक क्लाउड्स जो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, इन सभी में से स्टार्स कब के निकल जाने चाहिए, क्योंकि ये एक रोटेटिंग गैलेक्सी में है। जबकि ऐसा नहीं होता, ये सब एक ही जगह पर हैं। स्टार्स में मोशंस होते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, मतलब जरूर कुछ न कुछ है जो उन सबको जोड़े हुए है। ये मिस्टीरियस सब्सटेंस असल में डार्क मैटर है। ये लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते, पर उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स के मोशन से लेकर क्लस्टर्स के अंदर गैलेक्सीज के मोशंस और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर तक हमें बार बार डार्क का सबूत देखने को मिल ही जाता है, जहां कहीं भी हम देखें। हमें लगता है डार्क मैटर यूनिवर्स का 85% हिस्सा है, पर क्योंकि हम उसे टेलीस्कोप से देख नहीं पाते, इसलिए हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें मालूम है कि वो मौजूद है, पर हमें कभी ये पता नहीं चल पाया कि वो क्या है, या फिर वो क्या करता है, यहाँ क्यों है, और वो आखिर बना कैसे। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं और ये भी कि ये कैसे और कब बना, तो आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। एक क्रिएटिव थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स डार्क मैटर के बने होते हैं। वो रेगुलर स्टेलर मास ब्लैक होल्स नहीं जो लाइगो डिटेक्ट करता है, या सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, बल्कि छोटे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जिनका जन्म बिग बैंग के शुरुआती पलों के दौरान इन्फ्लेशन में हुआ था। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से हमें डार्क मैटर के बारे में काफी कुछ जानने को मिल सकता है, और हम डार्क मैटर को और जान सकते हैं। अगर तादाद ज्यादा है तो शायद वो हमारी गैलेक्सी को जोड़े रखते हों। हमें नहीं पता कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं भी या नहीं, पर ग्रेविटेशनल वेव्स इसका जवाब दे सकती हैं। जब एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बना होगा, तब उससे ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकली होंगी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही होंगी, और हो सकता है कि उन्हें आज भी डिटेक्ट किया जा सके। प्रॉब्लम यह है कि उनसे इतनी कम फ्रीक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव्स निकली होंगी जिन्हें लाइगो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यह समझना बहुत मुश्किल है कि क्या वो डार्क मैटर कैंडिडेट के तौर पर माने भी जा सकते हैं या नहीं। अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, तब भी वो यूनिवर्स के सारे डार्क मैटर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो गैलेक्सीज को जोड़े रखने में एक और तरह के डार्क मैटर के साथ काम कर रहे होंगे। आगामी लीसा मिशन से इसका जवाब मिल सकता है। जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, वो एक सिंपल सी चीज भी हो सकती है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, या हो सकता है कि वो अलग अलग चीजों से बनी हो जो एक साथ काम करके सब जोड़े रखती हो। तो क्या डार्क मैटर एक बड़ा प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है, या कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है? ग्रेविटेशनल वेव्स इसके बारे में कुछ बता सकती हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से आने वाली छोटी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने से डार्क मैटर की हमारी समझ कई गुना आगे बढ़ जाएगी। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी से हम वो चीजें देख पाएंगे जिन्हें हम पहले कभी नहीं देख सके। अब क्या पता कि स्पेस में और गहराई से देखने पर हमें क्या मिल जाए। हमने दर्जनों ब्लैक होल्स और 2 न्यूट्रॉन स्टार्स को मर्ज होते हुए देखा है, और ये पाया कि न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर से प्लैटिनम और गोल्ड बन सकता है। हमें लगा था कि हम कभी ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं देख पाएंगे, पर अब ग्रेविटेशनल वेव्स सिग्नल्स लगातार मिलते रहना बहुत ही कमाल की बात है। हम कई बड़े धमाके देख चुके हैं। हमने कॉस्मोस की सबसे चमकदार रोशनी को पहचाना है, और हमने एस्ट्रोनॉमी की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को भी सुलझाया है। पर यह तो बस एक शुरुआत है। ये समय एस्ट्रोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड है। ये बहुत ही कमाल का समय है। लाइगो से पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को 2 साल पहले ही डिटेक्ट किया गया था। अब हम यूनिवर्स के नए व्यू को अपनी आंखों से देख पाएंगे।